आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके हेल्थ और वेल बीइंग पर डायरेक्टली असर डालता है। आज हम बात करेंगे गट और ब्रेन के कनेक्शन के ऊपर। यह पॉडकास्ट ओरिजिनली ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट से है, जिसमें डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी के प्रोफेसर हैं, अपने लिसनर्स को गट और ब्रेन के बीच के इंटरैक्शन को समझाते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि हमारे गट और ब्रेन एक दो तरफा यानी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। आपने कभी गट फीलिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो बिना किसी रीजन के एक इंट्यूशन या एक फीलिंग देने लगता है। ये एक्चुअली हमारे गट और ब्रेन के कनेक्शन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आज के डिस्कशन में हम गट फीलिंग के साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी ये कैसे होता है और कैसे गट और ब्रेन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स और केमिकल्स के थ्रू होता है, जो हमारे मूड, डाइजेशन और स्ट्रेस लेवल को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन समझाते हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन्स तक ब्रेन के सिग्नल्स पे रिएक्ट करता है। जैसे आपके स्ट्रेस लेवल के हिसाब से गट की केमिस्ट्री बदलती है, जो फिर से ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है। इस चेन को हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस एपिसोड में डॉक्टर ह्यूबरमैन कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करते हैं, जिससे हम अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को भी ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। आने वाले एपिसोड में डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि वो डॉक्टर जस्टिन सोनेनबर्ग से बात करेंगे, जो गट माइक्रोबायोम पे एक्सपर्ट हैं। ये एपिसोड उनके साथ वाली एक डिस्कशन के लिए भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन उनके लिए सर्व करेगा, जिसमें वो गट माइक्रोबायोम और उसके कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स पर और डीपली जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एपिसोड डॉक्टर ह्यूबरमैन का डॉक्टर जस्टिन सोनेनबर्ग के साथ वाला भी कवर कर लूँगा इस सीरीज में। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी कुछ खाते वक्त या कुछ देखते ही आपका मूड अचानक चेंज हो जाता है। ये चेंज सिर्फ टेस्ट और स्मेल की वजह से नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी गट ब्रेन कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमारा गट और ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। ये सिग्नल्स कुछ सबकॉन्शियस होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली इन्हें फील नहीं करते, पर इसका असर आपके इमोशंस और एक्शंस पर होता है। ज़्यादातर हम गट का मतलब सिर्फ स्टमक समझते हैं, पर असल में गट में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, माउथ से लेकर एनस तक। और ये पूरा सिस्टम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, जहाँ अलग अलग एसिडिटी या माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो हमारे बिहेवियर और मूड को इम्पैक्ट करते हैं। अब थोड़ा गट ब्रेन एक्सिस के ब्रेन वाले पार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और यही सिस्टम सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। ब्रेन का कुछ पार्ट जैसे रेटिनास, जो हमारी आइज में होती हैं, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। बाकी पार्ट्स जो इस सेंट्रल सिस्टम के बाहर होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, और यही सिस्टम गट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है।
हमारे गट के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हर सेक्शन या चैम्बर में एसिडिटी यानी पीएच लेवल अलग होता है, जिससे वहाँ अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। मतलब हमारे एक्शंस और डाइट इन माइक्रो इन्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं और ये चेंजेस हमारे गट माइक्रोबायोटा यानी गट बैक्टीरिया पर डायरेक्ट असर डालते हैं। और ये कनेक्शन बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब हम दुनिया में आते हैं तब से लेकर अब तक हमारे एक्शंस, हमारे डाइट और सराउंडिंग्स ने इस गट ब्रेन एक्सिस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये गट के माइक्रो एनवायरनमेंट्स हमारे अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी बनते हैं। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो कैसे डिलीवरी हुई थी, यानी सी सेक्शन हुआ था या नेचुरल, किसने हमें संभाला, क्या हमारा कांटेक्ट एनिमल्स के साथ हुआ, क्या हम मिट्टी में खेलते थे, ये सब चीज़ें हमारे गट बैक्टीरिया को शेप करती हैं। ये अर्ली फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हमारे गट में बेस्ट सर्वाइव करेंगे और कौन से नहीं। सोचिए, हमारे गट की लेंथ लगभग 9 मीटर्स तक हो सकती है। ये एक ट्यूब है जो माउथ से एनस तक जाती है और इसके अंदर का स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। इस ट्यूब की वॉल्स स्मूथ नहीं है, इसमें कई ग्रूव्स और फोल्ड्स होते हैं जो ब्रेन के फोल्ड्स जैसे दिखते हैं। इन वॉल्स पर म्यूकस होता है और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे माइक्रोविली कहते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं और बैक्टीरिया के लिए छोटे छोटे माइक्रो इन्वायरमेंट्स बनाते हैं जहां वो रह सकते हैं। इन बैक्टीरिया का रहना सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद। ये हमारे डाइजेशन और बॉडी के केमिकल्स को रेगुलेट करते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं। गट माइक्रोबायोम के कुछ और एस्पेक्ट्स को समझने के लिए माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। माइक्रोबायोटा वो बैक्टीरिया हैं जो गट में डायरेक्टली रहते हैं और माइक्रोबायोम में ये बैक्टीरिया और उनके जीन्स भी शामिल होते हैं। ये जीन्स और बैक्टीरिया मिलकर हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली डाइजेशन और ब्रेन फंक्शंस में। अभी आपके गट में तकरीबन 2 से 3 किलो के ये बैक्टीरिया होते हैं कुल मिला के, जो हमेशा एक्टिव हैं। ये बैक्टीरिया कॉन्टिन्यूसली अपने लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं और कुछ एक्सक्रीट हो जाते हैं। आपका जो स्टूल होता है उसका 60% बैक्टीरिया से बना होता है। ये जो बैक्टीरिया गट में सरवाइव करते हैं ये आपके खाने से, आपके इन्वायरमेंट से और आपके सोशल इंटरेक्शन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी ये गट माइक्रोबायोम सिर्फ खाने से नहीं बनता, बल्कि किस टाइप के लोगों के साथ आपका कांटेक्ट है, आप पेट्स के साथ हैं या नहीं, ये सब फैक्टर्स भी माइक्रोबायोम पे असर डालते हैं। इसलिए एक सेंस में हम कह सकते हैं कि हमारा गट माइक्रोबायोम एक सोशल इन्फ्लुएंस भी लेता है। ये माइक्रोबायोटा न सिर्फ वहाँ रहते हैं बल्कि ये एक्टिवली डाइजेशन में भी मदद करते हैं। ये कुछ खास जीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्मेंटेशन और न्यूट्रिएंट डाइजेशन में काम आते हैं। मतलब जो भी आप खाते हैं उसका ब्रेक डाउन या डाइजेशन इन माइक्रोबायोटा के एंजाइम्स के माध्यम से होता है। और अगर आपके गट में कुछ खास माइक्रोबायोटा की कमी है तो कुछ खास खाने यानी फूड्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये माइक्रोबायोटा सिर्फ डाइजेशन ही नहीं करते, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। ये कुछ केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जैसे गाबा, जो ब्रेन के कुछ सर्किट्स को काम या रिलैक्स करता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक नेचुरल सेडेटिव या एंजाइटी रिड्यूसर।
अगर गाबा लेवल लो हो तो ब्रेन में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ सकते हैं और कुछ लोगों में तो एपिलेप्सी जैसी बीमारी भी ट्रिगर हो सकती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे गट में रहने वाले माइक्रोबायोटा हमारे ब्रेन और मूड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ये आपके मूड को बूस्ट करने या डाउन करने में भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए अपने गट माइक्रोबायोटा को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके गट में ये माइक्रोबायोटा एक तरह से डाइजेशन, मूड और इम्यून सिस्टम सबको कंट्रोल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और बातें अबाउट गट ब्रेन कनेक्शन और कैसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और हमारे डिसीजंस और क्रेविंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूरॉन्स के बेसिक स्ट्रक्चर से। हर न्यूरॉन का एक सेल बॉडी होता है जिसे हम सोमा कहते हैं, जहाँ डीएनए और सेल के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सोमास या सेल बॉडीज नेक के पास एक क्लस्टर में होते हैं जिसे नोडो से गैंग्लियन कहते हैं। इसके कुछ ब्रांचेस गट तक और कुछ ब्रेन तक सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। ये नेटवर्क वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफर करता है और हमारे लीवर, लंग्स, हार्ट और गट के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में मदद करता है। एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है न्यूरोपॉड सेल्स की। ये सेल्स गट में न्यूट्रिएंट्स को डिटेक्ट करते हैं और जब ये शुगर को डिटेक्ट करते हैं तो ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं जो आपको और ज़्यादा उसी टाइप के फूड की क्रेविंग करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे स्वीट फूड का टेस्ट कैसे इतना पावरफुल हो सकता है। एक्चुअली ये क्रेविंग सिर्फ टेस्ट से नहीं होती बल्कि गट के सब कॉन्शियस लेवल पे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को मोटिवेट करते हैं और स्पेसिफिक फूड्स के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। न्यूरोपॉड सेल्स अपने सिग्नल्स एक नर्व के जरिए भेजते हैं जिसे वेगस नर्व कहते हैं, जो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि कुछ स्पेसिफिक फूड्स अवेलेबल हैं और हमें उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। ये क्रेविंग और डिज़ायर जो हम फील करते हैं वो एक्चुअली डोपामिन नाम के एक न्यूरोमॉड्यूलेटर की वजह से होता है। डोपामिन हमें सिर्फ प्लेजर या रिवॉर्ड नहीं देता बल्कि हमें एक्शन में आने, उस खाने को कंज्यूम करने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। अब ये क्रेविंग और सिग्नलिंग फास्ट होती है क्योंकि ये न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है, लेकिन एक और स्लो पाथवे भी है जो हार्मोन्स के ज़रिए ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। एक एग्जांपल है ग्रेलिन हार्मोन का। ग्रेलिन का लेवल फास्टिंग यानी जब हम कुछ नहीं खाते देर तक तो उस टाइम पर बढ़ता है और हमें फूड की तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेलिन हमें अलर्ट करता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब खाना लेना ज़रूरी है। तो ऐसे न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का मिला जुला सिस्टम हमारे फूड क्रेविंग्स और ईटिंग पैटर्न्स को कंट्रोल करता है और ये हमारे कॉन्शियस थॉट के बिना भी काम कर रहा होता है। GLP-1 नाम का एक और हार्मोन है जो गट और ब्रेन दोनों में बनता है और एपेटाइट को कम करता है। ये कुछ फूड्स जैसे नट्स, एवोकाडो और येरबा मेट टी के थ्रू एक्टिवेट होता है और कुछ केसेस में ये वेट लॉस और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल होता है। GLP-1 एक एग्जाम्पल है गट ब्रेन सिग्नलिंग का जो हमारे डाइट और गट के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। तो जब अगली बार आपको किसी खास फूड की क्रेविंग हो या स्वीट और फैटी फूड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ टेस्ट नहीं है बल्कि गट के न्यूरॉन्स और हॉर्मोन्स के सिग्नल्स हैं जो आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सब कॉन्शियस सिग्नलिंग हमेशा चलती रहती है और आपके डिसीजंस और डिज़ायर्स को इन्फ्लुएंस करती है।
ये डिस्कशन डॉक्टर ह्यूबरमैन के स्टैनफोर्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की की थियरी पे भी इंसाइट देता है, जो मानते हैं कि हमारे डिसीजंस और चॉइसेस मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सब कॉन्शियस बायोलॉजिकल इवेंट से इफेक्ट होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम चॉइस कर रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल्स और केमिकल्स पहले से ही ब्रेन को तैयार कर चुके होते हैं। चलिए इस गट ब्रेन कनेक्शन की और लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी और माइंड मिलके काम करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने खाने के चॉइसेस पूरी तरह से कॉन्शियसली बनाते हैं, पर रिसर्च कहती है कि हमारे गट के सिग्नल्स भी हमारे ब्रेन को गाइड करते हैं। ह्यूबरमैन एक्सप्लेन करते हैं कि गट और ब्रेन के बीच केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके की सिग्नलिंग होती है। पहले बात करते हैं केमिकल सिग्नलिंग की। ये वो प्रोसेस है जिसमें गट के न्यूरॉन्स या न्यूरोपॉड सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक केमिकल मैसेजेस भेजते हैं, जैसे डोपामिन रिलीज करना जो क्रेविंग और प्लेजर को ट्रिगर करता है। मैकेनिकल सिग्नलिंग तब होती है जब आपका गट डिस्टेंड यानी एक्सपैंड हो जाता है, जैसे जब हम कुछ हैवी या ज़्यादा खाते हैं। ये गट के न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है जो हमें बताता है कि अब और नहीं खाना चाहिए। कभी कभी तो वॉमिटिंग तक ट्रिगर करता है। ये रिस्पॉन्स गट के स्ट्रेच होने पर या अगर खाना या फ्लूइड हमें सूट नहीं करता तो एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा ये सिग्नल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी काम करते हैं। डायरेक्ट सिग्नलिंग में न्यूरॉन्स गट से सीधा ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस तक सिग्नल्स ले जाते हैं, जो आपके हंगर और सैटिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी खास फूड ने आपको बीमार किया, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होता है, जो कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। पर कभी कभी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग भी होती है, जो गट माइक्रोबायोम के थ्रू काम करती है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचते हैं और इनडायरेक्टली मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब आपका गट माइक्रोबायोम का एनवायरनमेंट और खाने का टाइप ब्रेन को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, बिना डायरेक्ट नर्व सिग्नल्स के। अब तक हमने फीडिंग बिहेवियर और सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया, पर गट माइक्रोबायोम का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन और बॉडी की और भी फंक्शंस पे होता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जैसे बैसिलस और सेरेटिया डोपामिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो मूड और मोटिवेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी आप अपने चॉइसेस पर अगर गौर करें तो याद रखिएगा कि आपका गट माइक्रोबायोम और उसके सिग्नल्स भी अपने तरीके से आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे डिसीजंस काफ़ी हद तक इस कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग सिस्टम से बनते हैं, जो गट और ब्रेन के बीच हमेशा एक्टिव है। अब तक हमने समझा कि हमारे गट में कुछ खास बैक्टीरिया जैसे बैसिलस और सेरेटिया डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारे मूड और एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डोपामिन का बेस लाइन लेवल बढ़ाते हैं, जो हमें दिन भर एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करने में मदद करता है। इसी तरह कुछ और बैक्टीरिया जैसे कैंडिडा और स्ट्रेप्टोकोकस सेरोटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे मूड और सोशल इंटरैक्शंस पर असर डालते हैं। ये बेस लाइन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स हमारे ओवरऑल मूड सेट करते हैं। जैसे अगर सेरोटोनिन का बेस लाइन हाई है तो आप काम और
पॉजिटिव फील करेंगे, और अगर ये लो है तो इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स आने लगते हैं। ये गट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस्ड केमिकल्स आपके जनरल इमोशनल स्टेट को शेप करते हैं, जबकि स्पेसिफिक डेली एक्सपीरियंसेस एडिशनल सेरोटोनिन या डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करते हैं। हमारी गट माइक्रोबायोम के डेवलपमेंट के 2 मेन फेजेस होते हैं। पहला फेज जो अर्ली लाइफ में होता है वो हमारे इनिशियल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे बर्थ प्रोसेस। इसमें या तो नेचुरल या सी सेक्शन, ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड होने से, पेट्स के साथ कांटेक्ट और एंटीबायोटिक्स का अर्ली एक्सपोजर। ये सब फैक्टर्स गट के डाइवर्स माइक्रोबायोम को बिल्ड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ब्रेन और इम्यून हेल्थ के लिए ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है मौरो कोस्टा मैटियोली के लैब की, जिसमें माउस मॉडल्स पर ऑटिज्म के सिम्टम्स को ट्रीट करने में गट बैक्टीरिया एल र्यूटेरी का यूज हुआ। यह बैक्टीरिया गट से वेगस नर्व के थ्रू डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज को एक्टिवेट करता है, जो सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यह अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाता है कि गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करके कुछ बिहेवियरल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। गट माइक्रोबायोम के और भी मेडिकल यूजेस हैं, जैसे सीवियर कोलाइटिस के पेशेंट्स में फीकल ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स के स्टूल को पेशेंट के गट में इंट्रोड्यूस किया गया और उनके सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया। ये अनयूजुअल लग सकता है, पर ये रिजल्ट्स दिखाते हैं कि माइक्रोबायोटा का ओवरऑल हेल्थ पर पावरफुल इफेक्ट होता है। पर ऐसे ट्रांसप्लांट्स का नुकसान भी हो सकता है। अगर डोनर का मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे ओबेसिटी ट्रांसफ़र हो जाए तो रेसिपिएंट भी वैसा कंडीशन डेवलप कर सकता है। ये हमें समझाता है कि माइक्रोबायोम के चेंजेस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आउटकम्स ला सकते हैं। आप में से ज़्यादा लोग ह्यूबरमैन कहते हैं कि फीकल ट्रांसप्लांट्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पर हम अपने डेली लाइफ स्टाइल और डाइट चेंजेस से अपने गट माइक्रोबायोम को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो इम्यून और ब्रेन हेल्थ के लिए गट माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मददगार होंगे। एक रिसेंट स्टडी जिसमें 184 लोगों पर रिसर्च की गई, ये दिखाता है कि डाइवर्स माइक्रोबायोम वाले लोग ज़्यादा पॉजिटिव और कम लोनली फील करते हैं। इस रिसर्च में गट के बैक्टीरिया और उनके आरएनए को सीक्वेंस किया गया और लोनलीनेस और विजडम के स्कोर्स के साथ कंपेयर किया गया। रिजल्ट ये है कि जितना डाइवर्स माइक्रोबायोम उतना अच्छा मूड और वेलबींग। ये स्टडीज़ हमें सजेस्ट करती हैं कि हमारे गट के बैक्टीरिया से इमोशनल हेल्थ पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। एक और स्टडी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ खास बैक्टीरिया जैसे बैसिलस और सेरेटिया डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे बेस लाइन मूड को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह कैंडिडा और स्ट्रेप्टोकोकस सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो सोशल इंटरैक्शंस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। पर क्या सिर्फ माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी इंक्रीज करना हमेशा पॉजिटिव होता है? ये इतना सिंपल नहीं है। एक्सेसिव प्रोबायोटिक्स लेने से ब्रेन फॉग जैसा नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि एक्सेसिव लैक्टेट प्रोडक्शन से ऐसा हो सकता है जो गट और ब्रेन को कंफ्यूज या स्लगिश फील करवाता है। तो हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे हेल्दी और बैलेंस रख सकते हैं? डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि हमें फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स जैसे लो
शुगर प्रोबायोटिक फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर सोनेनबर्ग और क्रिस गार्डनर की एक स्टडी में ये दिखाया गया है कि फाइबर रिच और लो शुगर फर्मेंटेड फूड्स गट माइक्रोबायोम को बूस्ट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। एक और बात जो याद रखनी चाहिए वो है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के लेवल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई डोज प्रोबायोटिक्स फ़ायदेमंद हो। आमतौर पे मॉडरेट या लो लेवल्स में प्रोबायोटिक्स लेने से भी गट की हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स या हेवी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हाई डोज प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल हो सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स को अफोर्डेबल और कन्वीनियंट बनाने के लिए आप घर पे भी सौरक्रॉट या कोम्बुचा बना सकते हैं। सौरक्रॉट बनाने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। बस कैबेज, वाटर और सॉल्ट का मिक्स है ये, जो कुछ दिन तक फर्मेंट होने दिया जाता है। इससे आपका फर्मेंटेड फूड इंटेक बढ़ता है बिना ज़्यादा खर्च के। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इन्फ्लेमेशन और ब्रेन के बीच के कनेक्शन की। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ मार्कर्स इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं और जब इन्फ्लेमेशन बैलेंस रहता है तो ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और अगर बॉडी में हाई इन्फ्लेमेशन हो तो ये सेल्स ब्रेन के टिश्यूज़ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब गट के हेल्थ का असर सीधा ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है। तो अगर आप अपने गट और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फर्मेंटेड फूड्स को डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं और अच्छी नींद और हाइड्रेशन का ध्यान रख के अपने गट ब्रेन एक्सिस को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना एक इफ़ेक्टिव तरीका है, जैसे कि सौरक्रॉट, किमची, केफिर और लो शुगर योगर्ट। अगर आप इन फर्मेंटेड फूड्स को डेली और कंसिस्टेंटली कंज्यूम करते हैं तो ये गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इससे न सिर्फ ब्रेन और मूड पर असर पड़ता है बल्कि ओवरऑल इम्यून हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। फाइबर भी एक ज़रूरी कंपोनेंट है, लेकिन इसके फ़ायदे को और भी ज़्यादा बनाने के लिए आपको फाइबर रिच फूड्स के साथ फर्मेंटेड फूड्स का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। फाइबर आपके गट को सपोर्ट करता है और फाइबर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को भी बढ़ाता है। पर स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि फाइबर अलोन गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को इतना इन्हेंस नहीं करता जितना फर्मेंटेड फूड्स करते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर भी कुछ रिसेंट स्टडीज़ हुई है, पर अभी तक मोस्टली एनिमल स्टडीज़ ही अवेलेबल है जो दिखाती हैं कि कुछ स्वीटनर्स गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये एरिया थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और ह्यूमंस पर क्लियर एविडेंस अभी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गट के कुछ स्पेशल सेल्स, न्यूरोपॉड सेल्स, रियल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में फ़र्क को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्कवरी दिखाती है कि हमारे गट ब्रेन कनेक्शन में और भी कॉम्प्लेक्सिटी है और आगे स्टडीज से और क्लैरिटी मिल सकती है। समरी में अगर आप अपने गट और ब्रेन हेल्थ को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो फोकस करिए फर्मेंटेड फूड्स पर, हाइड्रेशन और स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए और प्रोसेस्ड या हाई शुगर फूड से बचने की कोशिश करिए। ये सिंपल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में गट ब्रेन एक्सिस को सपोर्ट करती हैं और हेल्थ को बूस्ट करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। थैंक यू।